बिल्कुल नहीं, अभी सब कुछ शांत है, आपदा कैसे आ सकती है? ये बस बकवास है। हम ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते। याद रखें, अमरधुंध समुदाय एक स्वर्णमूल समुदाय है और वहाँ एक स्वर्णमूल मास्टर है। जैसा कि वे कहते हैं, बतख सबसे पहले जानती है जब नदी वसंत में गर्म हो जाती है। वे निश्चित रूप से हमसे अधिक जानते हैं। शायद वास्तव में कुछ हुआ है। अगर वास्तव में कोई आपदा है तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई उड़ने वाली नावें नहीं हैं। ईमानदारी से, मेरा मानना है कि इसे नकारने की तुलना में इसके अस्तित्व पर भरोसा करना बेहतर है। हमें कुछ समय के लिए इस जगह को छोड़ देना चाहिए। अगर कुछ नहीं होता तो ये सबसे अच्छा है। हम वापस आ सकते हैं और इस तीसरे चरण की आध्यात्मिक नस पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ होता है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये सच है, हजारों सालों से अस्तित्व में रहा एक समुदाय इतनी आसानी से तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि कुछ महत्वपूर्ण न हुआ हो। कुछ अकल्पनीय जरूर हुआ होगा। संस्कारी सभी गर्मजोशी से चर्चा में लगे हुए थे। उनकी नसें तुरंत कस गईं। आखिरकार स्वर्णमूल समुदाय का स्थानांतरण कोई छोटी बात नहीं थी। दरअसल यह एक विशाल शक्ति निर्वात क्षेत्र छोड़ देगा, लेकिन उन्हें इसे जब्त करने के लिए जीवित रहने की आवश्यकता थी। इसलिए उन्हें कोई खुशी नहीं हुई, केवल आसन्न आपदा का डर था। एक एक करके घुमंतु संस्कारी हाथापाई करने लगे, इस क्षेत्र से भागते हुए। एक समय के लिए कई संस्कारी परिवार भी हड़बड़ाहट में पीछे हट गए। बैंग! इस समय डरावने उतार चढ़ाव ब्लड शैडो के पूर्वज से ओरिजिनली संबंधित गुफा आवाज से फूट पड़े। एक विशाल पेड़ मुहर को तोड़कर जमीन की गहराई से ऊपर की ओर बढ़ गया। इसकी जड़ें हर आध्यात्मिक नस में पागलों की तरह फैल गईं, प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को पागलों की तरह अवशोषित कर रही थीं। मूल रूप से सूखा शरीर धीरे धीरे फूल गया। एक बार मुरझाई हुई शाखाएं हरी हो गईं, जीवन शक्ति से भर गईं। आखिरकार ये धिक्कारित सील टूट गई है। 3000 साल, सील होने के 3000 साल। खून, मुझे खून चाहिए। ब्लड डेमन ट्री से एक पागल आवाज गूंजी, लगभग बेहोश, जैसे अनगिनत आक्रोशित आत्माएं चीख रही हों। ये जानना असंभव है कि पेड़ के आसपास कितना आक्रोश जमा हुआ, जिससे यह एक नर्क जैसी उपस्थिति दे रहा था। गड़गड़ाहट। पेड़ से शुरू होकर खूनी धुंध की एक लहर फट गई। धुंध इनिशियली केवल लगभग 100 मील को कवर करती थी, लेकिन ये तेजी से विस्तार करने लगी। 200 मील, 500 मील, 1000 मील, 2000 मील, 3000 मील। खूनी धुंध का विस्तार गति चौंका देने वाला था। एक पल में 3000 मील के क्षेत्र को कवर कर लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके भीतर के प्राणी कैसे भागने की कोशिश करते हैं, वे खूनी धुंध के विस्तार से आगे नहीं निकल सके। खूनी धुंध से घिरे कोई भी प्राणी जमीन पर गिर गए जैसे शराबी हों, हिलने में असमर्थ। फिर जमीन से जड़ें निकलीं, इन प्राणियों के शरीर को छेदती हुई। ये चूषण के समान था, अनगिनत प्राणियों का खून चूस रहा था। थर्ड, राघव का क्लोन जो अंधेरे में छिपा था, तुरंत मर गया। यहां तक कि एक क्लोन भी इतनी डरावनी शक्ति का सामना नहीं कर सकता था। ... क्या उस समय एक तीसरे चरण की उड़ने वाली नाव पर राघव की आंखें फैल गईं, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी आत्मा को क्लोन द्वारा मृत्यु से ठीक पहले भेजा गया संदेश मिला। वह क्लोन विशेष रूप से ब्लड डेमन ट्री की निगरानी के लिए सौंपा गया था और उसने अनुमान नहीं लगाया था कि यह इतनी जल्दी मर जाएगा। क्या हुआ, प्रिय? लेंग युएक्सी और अन्य लोगों ने राघव के चेहरे के भाव पर ध्यान दिया और चिंतित होकर पूछा। ब्लड डेमन ट्री पर सील टूट गई है। हमें तेजी लानी होगी और तुरंत अमरधुंध द्वीप छोड़ना होगा, राघव ने गंभीरता से कहा। उसने ब्लड डेमन ट्री की डरावनी ताकत और साधना में इसकी तेजी से उन्नति को महसूस किया। कोई साधारण नवजात शिशु संस्कारी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ये देवता रूपांतरण चरण में एक के बराबर भी हो सकता है। अमरधुंध द्वीप पर रहने का मतलब निश्चित मौत होगी। लेकिन हम पहले से ही शीर्ष गति से आगे बढ़ रहे हैं, लेंग युएक्सी ने झिझकते हुए जवाब दिया। फिर हमें और भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, पूरी गति से उड़ने वाली नाव की सीमा तक। आध्यात्मिक पत्थर के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जितना हमारे पास है उतना उपयोग करें। राघव ने तुरंत आदेश दिया। समझ गए, प्रिय? ये सुनकर लेंग युएक्सी ने अपना सिर हिलाया और उड़ने वाली नाव को नियंत्रित करने वाले संस्कारी को निर्देश दिया, इसे पूरी गति तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया और अमरधुंध द्वीप को बिना किसी झिझक के छोड़ दिया। 10 दिन बाद उड़ने वाली नाव की लापरवाह उड़ान के बाद उन्होंने आखिरकार दूर समुद्र को देखा। यह एक असीम समुद्र था, इतना विशाल कि आप किनारों को नहीं देख सकते थे। अंतहीन समुद्र का दृश्य हर किसी को विस्मय से भर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि उनका जीवन कितना छोटा था। ये बढ़िया है, हमें आखिरकार समुद्र दिखाई देता है, जया और अन्य लोगों ने खुशी से पुकारा। वे हमेशा इनलैंड रहते थे और उनकी मुलाकात एक वास्तविक समुद्र से नहीं हुई थी।
प्रिय, हमें कहाँ जाना चाहिए? लेंग युएक्सी ने चिंता से पूछा। भले ही उन्होंने अमरधुंध द्वीप छोड़ दिया था, लेकिन उनके पास कोई गंतव्य नहीं था। अभी के लिए उसके बारे में भूल जाओ, चलो पहले अमरधुंध द्वीप छोड़ दें और पास के एक सामान्य द्वीप पर बस जाएं। हम बाद में अगले कदम पर चर्चा कर सकते हैं, राघव ने गंभीरता से बोला। ठीक है, लेंग युएक्सी ने सिर हिलाया, उड़ने वाली नाव को फिर से तेजी से आगे बढ़ाते हुए, अमरधुंध द्वीप को छोड़कर, असीम समुद्र में उतरते हुए, नीले पानी के एक अंतहीन विस्तार से घिरे हुए। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। उस समय पूरा अमरधुंध द्वीप कांपता और गूंजता हुआ प्रतीत होता था। लाल धुंध के बादल जीवित की तरह उठे, पूरे द्वीप को पूरी तरह से घेर लिया। फैला हुआ द्वीप अब मानो एक विशाल लाल बाधा के भीतर लिपटा हुआ था, जिसमें बुराई, उदासी, आतंक और क्रूरता घूम रही थी। यह एक राक्षसी जानवर की तरह था जिसने पूरे द्वीप को निगल लिया। द्वीप के केंद्र में एक विशाल लाल पेड़, हजारों मीटर ऊंचा, आकाश में एक विशाल पहाड़ की तरह खड़ा था। यह ऐसा था मानो यह एक प्रभावशाली देवता हो, एक अद्वितीय शक्ति का विकिरण कर रहा हो। सभी प्राणी इसकी उपस्थिति में चींटियों से अधिक कुछ नहीं थे, पूरी तरह से महत्वहीन। क्या चल रहा है? क्या हुआ है? ये लाल धुंध कहाँ से आती है और यह पूरे द्वीप को क्यों निगल रही है? कई संस्कारी इस दृश्य को देख रहे थे। वे मूर्ख नहीं थे, एवरीवन कोर तक हैरान थी, उनके दिल डर से कांप रहे थे। अगर वे थोड़ी देर से आते तो क्या वे द्वीप पर फंस जाते, बचने में असमर्थ? इस संभावना के बारे में सोचने मात्र से उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हालांकि उन्हें ठीक ठीक पता नहीं था कि अमरधुंध द्वीप में क्या हुआ, लेकिन ये सामान्य लोगों के लिए निस्संदेह बुरी खबर थी, यहाँ तक कि संभावित रूप से कैटेक्लिज्मिक भी। शायद समुदाय मास्टर इसके बारे में जानता था और इसीलिए उसने सहस्राब्दी की विरासत को छोड़कर लापरवाही से भाग गया। यह मामला ऐसा ही होना चाहिए, अन्यथा कोई भी व्यक्ति अपनी संपन्न संपत्ति को कैसे छोड़ सकता है और अमरधुंध द्वीप को बिना दूसरे विचार के छोड़ सकता है? धिक्कार है, मुझे पता था कि स्वर्ण मूल मास्टर को कुछ पता होना चाहिए। अन्यथा समुदाय मास्टर सब कुछ छोड़कर क्यों भागे? ये सर्वाइवल का एक स्पष्ट मामला है। इस विशाल पेड़ का क्या डील है? यह इतना दुर्भावनापूर्ण क्यों दिखता है? क्या यह एक राक्षस हो सकता है? अगर यह एक राक्षस है तो क्या ये बहुत डरावना नहीं है? क्या अमरधुंध द्वीप पर कोई भी जीवित बच सकता है? हे, अगर आप रुचि रखते हैं तो आप अंदर जाकर देख सकते हैं कि क्या आप जीवित बाहर आ सकते हैं। सौभाग्य से मैं बुद्धिमान था, ये जानते हुए कि समुदाय मास्टर ने ये किसी कारण से किया। वे मूर्ख छोटे लाभों के लिए पीछे रह गए और अब हम नहीं जानते कि वे जीवित हैं या नहीं। किसी भी मामले में यह एक अच्छी बात है कि हम तेजी से भागे। अगर हम थोड़े धीमे होते तो हम उस लाल धुंध द्वारा निगल लिए जाते और कौन जानता है कि क्या होता। कई संस्कारी गहराई से राहत महसूस कर रहे थे। उन्होंने लेंग युएक्सी और अन्य 2 स्वर्ण मूल मास्टर के प्रति गहरा आभार महसूस किया। अगर उन्होंने निर्णायक कार्रवाई नहीं की होती तो शायद वे द्वीप पर लोगों की तरह एक कैटास्ट्रोफी का सामना करते। हालांकि लेंग युएक्सी, लिन याजू और शेन बिकियान सभी कुछ हद तक मूर्ख थे। ईमानदारी से उन्होंने ऐसी चीज होने की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने समुदाय को लापरवाही से केवल राघव के शब्दों के आधार पर स्थानांतरित किया। बेशक उनका ये भी मानना था कि सील किया गया राक्षस अविश्वसनीय रूप से डरावना था, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना भयानक होगा। केवल 10 दिनों में इसने पूरे द्वीप को कवर कर लिया था। अमरधुंध समुदाय के पूर्वज ने अतीत में ऐसे राक्षस को कैसे सील करने में कामयाबी पाए? बस वहां खड़े मत रहो, भागो। हम अभी भी खतरे के क्षेत्र के भीतर हैं। राघव के बाल खड़े हो गए। उसने महसूस किया कि द्वीप के अंदरूनी हिस्से में ब्लड डायमंड ट्री ने उन पर ध्यान दिया। उसने जरूरी चिल्लाया, संस्कारी को उड़ने वाली नाव को चलाने और तेजी से पीछे हटने के लिए प्रेरित किया। गड़गड़ाहट। विशाल लाल पेड़ ने कुछ डिटेक्ट किया। अमरधुंध द्वीप पर पूरी धुंध लाल और उत्तेजित हो गई। शाखाएं बढ़ी और फैली डिवाइन स्पीयर्स के समान। राघव और अन्य लोगों की उड़ने वाली नाव को निशाना बनाया। दुर्भाग्य से इसके लिए राघव ने पहले ही इस पर ध्यान दिया था और उड़ने वाली नाव को पूरी गति से आगे बढ़ने का निर्देश दिया। बस एक क्षणभंगुर पल में वे दसियों किलोमीटर दूर हो गए थे। थर्ड 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 लाल शाखाएं कम आईं और केवल समुद्र की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थीं, जिससे विशाल लहरें और डरावने कंपन पैदा हुए। अगर इसने हमला किया होता तो यह निश्चित रूप से उड़ने वाली नावों को तुरंत उड़ा देता, जिसके परिणामस्वरूप अनगिनत हताहत होते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी जब तक ये प्रतिक्रिया कर सकता था। उड़ने वाली नाव पहले ही अमरधुंध द्वीप से बच निकली थी। ये केवल राघव और अन्य लोगों को भागते हुए देख सकता था। हालांकि इसे अफसोस नहीं हुआ, आखिरकार इसका मुख्य ध्यान अमरधुंध द्वीप पर था।
जल्द ही ये शाखाएं भी धीरे धीरे वापस ले ली गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। इस समय पूरा अमरधुंध द्वीप लाल धुंध से घिरा हुआ था, जिससे एक पूर्ण डोमेन बन गया। कोई नहीं जानता था कि द्वीप के अंदर क्या हो रहा है। एकमात्र निश्चित बात यह थी कि कोई भी द्वीप के अंदर से बच नहीं सकता था। यह एक खूनी नर्क की तरह था जिससे कोई वापसी नहीं थी। अल्पविराम। कुछ घंटे झपकते ही बीत गए। अमरधुंध समुदाय, किंगमू समुदाय और डैंडिंग गुड की उड़ने वाली नावें समुद्र के ऊपर पागलों की तरह तेज गति से चलीं, किसी भी तरह से दौड़ती हुई। हजारों किलोमीटर भागने के बाद वे अंत में रुक गए। संस्कारी सभी पसीने से पीले पड़ गए, तभी आराम कर पाए जब वे अमरधुंध समुदाय की छाया नहीं देख सकते थे। जब उन्हें लाल पेड़ द्वारा लक्षित किया गया था तो उन्हें यकीन था कि वे मर चुके हैं। शुक्र है वे समय पर बच गए, अन्यथा वे निश्चित रूप से मारे गए होते। शुक्र है हम आखिरकार अमरधुंध द्वीप से बच गए। धिक्कार है, वह किस तरह का राक्षस था? यह इतना डरावना कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता, ये वास्तव में अनसुना और अभूतपूर्व है। शुक्र है हम तेजी से भागे, अगर हम थोड़े भी धीमे होते तो हम निश्चित रूप से द्वीप पर फंस जाते। क्या ऐसा नहीं है? हमें समुदाय मास्टर का पालन करना होगा। सामान्य संस्कारी के रूप में हम केवल आदेशों का पालन करके ही जीवित रह सकते हैं। सच में ऐसा है, अगर हम वास्तव में अमरधुंध द्वीप पर रहते तो मुझे डर है कि 9 जान भी पर्याप्त नहीं होंगी। क्या ये वह कैटास्ट्रॉफी है जिससे समुदाय मास्टर डरता है? कई संस्कारी ने गहरी सांस ली, ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वे अभी अभी एक आपदा से बचे हैं। पहले उन्हें नहीं पता था कि 3 स्वर्ण मूल मास्टर अमरधुंध द्वीप से खाली करने के लिए सेना में क्यों शामिल हो रहे हैं। अब लाल पेड़ को देखकर वे पूरी तरह से समझ गए। इस राक्षस का आतंक अकल्पनीय था, एक प्राकृतिक आपदा जितना विनाशकारी। स्वर्ण मूल संस्कारी की बात तो दूर, यहाँ तक कि एक नवजात शिशु पूर्वज भी इसका सामना नहीं कर सकता था। लेकिन ओवरऑल वे बच गए थे। शायद वे अमरधुंध द्वीप के एकमात्र मानव बचे हुए थे। अल्पविराम। इस समय अमरधुंध समुदाय की तीसरे चरण की उड़ने वाली नाव के मुख्य नियंत्रण कक्ष के अंदर राघव, लेंग युएक्सी, जया और उसकी अन्य पत्नियां सभी यहां इकट्ठी थीं, जिनमें शेन बिकियान और लिन याजू, 2 स्वर्ण मूल महिला संस्कारी भी शामिल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे एक विशाल परिवार का जमावड़ा हो। जहां तक बाहरी लोगों की बात है, वे इस छोटे से कॉन्फ्रेंस रूम में प्रवेश नहीं कर सकते थे। मेरे पति, वह खून लाल पेड़ आखिर क्या है? क्या ये वास्तव में एक राक्षस है? यह इतना डरावना क्यों है? श्वेता ने हैरान स्वर में पूछा। उस लाल पेड़ की दृष्टि ने उसके बाल खड़े कर दिए और एक पल के लिए उसने सोचा कि वह खत्म हो गई है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने अमरधुंध द्वीप को इतनी जल्दी छोड़ने का फैसला किया। क्या आप उस डरावने राक्षस के बारे में चिंतित हैं? लेंग युएक्सी भी हैरान थी। एक स्वर्ण मूल मास्टर होने के नाते उसे शक्तिशाली होना चाहिए था, लेकिन उसे उस राक्षस के खिलाफ इतना असहाय महसूस हुआ। हाँ, वास्तव में मैं उस राक्षस के बारे में चिंतित था। इसका नाम ब्लड डेमन ट्री है। यह अब पूरी तरह से अपनी सील से बच गया है। इसकी शक्ति 3000 साल पहले की तुलना में और भी अधिक डरावनी है। अगर हम अमरधुंध द्वीप पर रहते तो हम इस राक्षसी पेड़ का पोषण बन जाते। बेशक मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना भयानक होगा। इतने कम समय में पूरे अमरधुंध द्वीप को कवर करने में कामयाब रहा। राघव भी हैरान था। हालांकि वह जानता था कि राक्षस कोई साधारण प्राणी नहीं है, लेकिन उसने अनुमान नहीं लगाया था कि यह इतना डरावना होगा। अमरधुंध द्वीप की विशालता को ध्यान में रखते हुए इसका व्यास 10 लाख किलोमीटर तक पहुंच रहा है। ये चौंका देने वाला था कि राक्षस इसे इतनी आसानी से कवर करने में कामयाब रहा। ये निस्संदेह एक दुर्लभ नमूना था। यहाँ तक कि कई राक्षसों के बीच भी इसे एक शीर्ष स्तरीय अस्तित्व माना जा सकता है। शुक्र है मेरे पति विवेकपूर्ण है और इसने हमारी जान बचा ली। नहीं तो हम उस राक्षस के हाथों मर जाते। शेन बिकियान ने राघव को प्यार भरी नज़रों से देखा और दिल में एक मीठा एहसास हुआ। इस आदमी ने एक बार फिर उसकी जान बचाई। उसे डर था कि उसका आभार का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। अगर वह वास्तव में अपना आभार व्यक्त करना चाहती थी तो उसके बच्चे को जन्म देना ही एकमात्र चीज़ थी जो वह कर सकती थी, अधिमानतः 10 बेटे। क्या वास्तव में कोई खतरा था? लिन याजू ने आंखें झपकाईं। सच कहूं तो हालांकि उसने ब्लड डेमन पूर्वज के पुराने निवास के अंदर राक्षस को डरावना महसूस किया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना भयानक होगा। अमरधुंध समुदाय के खाली होने में शामिल होने का उसका निर्णय प्योली इसलिए था क्योंकि वह इस आदमी से अलग नहीं होना चाहती थी। अनपेक्षित रूप से उसके अनजाने विकल्प ने किंगमू समुदाय को एक डिजास्टर से बचाने में मदद की। इसे किंगमू समुदाय की वंशावली को संरक्षित करने के रूप में भी माना जा सकता है। इसलिए प्यार में पड़ना जरूरी नहीं कि बुरी बात हो।
मेरे प्रभु, हमें आगे कहाँ जाना चाहिए? लेंग यूएक्सी ने पूछा, उनके समूह के अगले गंतव्य के बारे में जानना चाहती थी। इससे पहले मैंने अमरधुंध समुदाय, डेंडिंग गुट और किंगमू समुदाय के रिकॉर्ड के बारे में कांगलान सागर क्षेत्र की जांच की थी। मुझे पता चला कि पूरे कांगलान सागर क्षेत्र में 5 नवजात शिशु स्तर की ताकतें हैं। पहला स्वाभाविक रूप से जुवान अबाउटावा है। उनकी दुकानें कांगलान सागर के द्वीपों में फैली हुई हैं, यहाँ तक कि अमरधुंध द्वीप जैसे दूरस्थ द्वीपों में भी जुवान अबाउटावा की एक शाखा है, जो उनके व्यापक रूप से वितरित प्रभाव को साबित करने के लिए पर्याप्त है। राघव ने गंभीरता से कहा, इन 3 वर्षों में न केवल वह साधना में डूबा रहा, बल्कि डैंडिंग गुट की समुदाय नेता शेन बिकियान से शादी करने के कारण उसे स्वाभाविक रूप से समुदाय की कई विरासत साधना विधियां और कांगलान सागर क्षेत्र के बारे में विभिन्न जानकारी प्राप्त हुई, जिनके बारे में वह अब जानकार है। हालांकि अमरधुंध द्वीप काफी दूरस्थ है, जनरली कोई भी द्वीप नहीं छोड़ेगा और अनंत समुद्र में गहराई से उतरेगा। हालांकि कभी कभी ऐसे संस्कारी होते हैं जो अधिक संसाधन प्राप्त करने के लिए अमरधुंध द्वीप छोड़ देते हैं। इसी वजह से कई संस्कारी द्वीप के बाहर के मामलों से अवगत हैं। यहाँ तक कि कुछ स्वर्ण मूल समुदाय भी अन्य शक्तियों के साथ व्यापार करते हैं ताकि साधना संसाधनों की एक बड़ी संख्या का आदान प्रदान किया जा सके, जो उनके पास है उसे उनके पास नहीं है के लिए बदल दिया जा सके। इसके अतिरिक्त वे जुबान अबाउटावा से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि अमरधुंध द्वीप एक पूरी तरह से अलग थलग द्वीप नहीं है। दूसरा नवजात शिशु समुदाय सनसेट समुदाय है। वे गोली मास्टर के लिए प्रसिद्ध एक समुदाय हैं, लेकिन उनकी लड़ने की क्षमताएं डैंडिंग गुट से अधिक मजबूत हैं। वे कांगलान सागर क्षेत्र के सबसे बड़े गोली समुदाय हैं और उन्होंने बहुत सारे गोली मास्टर को प्रशिक्षित किया है। तीसरा है पियाओमियाओ पैलेस, जिसके सदस्यों में से अधिकांश महिला संस्कारी हैं। वे एक विशाल समुद्री क्षेत्र पर कब्जा करते हैं और उनकी ताकत भी उल्लेखनीय रूप से फॉर्मिडेबल है। ये कहा जाता है कि इसके भीतर 20 से अधिक नवजात शिशु पूर्वज हैं। चौथा है तियानजियान समुदाय। ये तलवार संस्कारी का एक समुदाय है। इस समुदाय में शामिल होने वाले लगभग सभी संस्कारी तलवार संस्कारी हैं, इसलिए उनकी लड़ने की क्षमताएं काफ़ी मजबूत हैं, जो इसे 5 नवजात शिशु ताकतों में से एक सबसे मजबूत बनाती है। पांचवां है वुजी एलायंस। यह एक समुदाय शक्ति नहीं है, बल्कि घुमंतु संस्कारी का एक गठबंधन है। कोई भी घुमंतु संस्कारी इस गठबंधन में शामिल हो सकता है। लगभग सभी कॉमर्स का स्वागत है। कुछ मामलों में ये सबसे बड़ा गठबंधन है जिसमें इसमें 30 से अधिक नवजात शिशु पूर्वज हैं, लेकिन दुर्भाग्य से चूंकि यह केवल एक गठबंधन है, वे लूज सैंड की एक शीट की तरह हैं। राघव ने संक्षेप में कांगलान सागर क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की व्याख्या की। 5 प्रमुख नवजात शिशु ताकतें मौजूद हैं और इस समुद्री क्षेत्र के विभिन्न कोनों पर कब्जा करती हैं, सभी पर शासन करती हैं। जुवान अबाउटावा, सनसेट समुदाय, पियाओमियाओ पैलेस, तियानजियान समुदाय, वुजी एलायंस, 5 प्रमुख नवजात शिशु ताकतें। वास्तव में कांगलान सागर विशाल और असीम है। जया ने एक भावना के साथ कहा, अमरधुंध द्वीप में एक स्वर्ण मूल समुदाय पहले से ही एक पूर्ण शासक के रूप में माना जाता है, लेकिन कांगलान सागर क्षेत्र में कम से कम एक नवजात शिशु पूर्वज की एक प्रमुख शक्ति स्थापित करने के लिए आवश्यकता होती है। मेरे प्रभु, क्या ये सभी ताकतें धार्मिक समुदायों से हैं? क्या राक्षस पद से कोई ताकतें नहीं हैं? मुदिता ने उत्सुकता से पूछा। उसने महसूस किया कि राक्षस पद ताकतें नॉन एग्जिस्टेंट होने का कोई तरीका नहीं है। आखिरकार जहां भी प्रकाश है, अंधेरा है। ये लंबे समय से दुनिया का एक सिद्धांत रहा है। बेशक हैं। ऊपर उल्लेखित 5 प्रमुख धार्मिक समुदाय ताकतें हैं। जहां तक राक्षस पद का सवाल है, 3 प्रमुख ताकतें भी हैं। वे स्काई डेमन समुदाय, जुवान यिन समुदाय और हेइशा पैलेस हैं। संक्षेप में, इन समुदायों के संस्कारी कांगलान सागर क्षेत्र में काफ़ी कुख्यात हैं और उन्होंने अंतहीन हत्याएं की हैं। धार्मिक और राक्षस पद के बीच संघर्ष हमेशा तीव्र रहा है, हजारों सालों से जारी है। हालांकि परिणामों को देखते हुए धार्मिक समुदाय अभी भी एक बढ़त रखते हैं। राघव ने गंभीरता से कहा, जब उसे पता चला कि कांगलान सागर क्षेत्र में 3 प्रमुख राक्षस पद ताकतें हैं और उनमें से एक स्काई डेमन समुदाय था, और एक साधना तकनीक जो उसने सीखी, भूत रूपांतरण कौशल, स्काई डेमन समुदाय से उत्पन्न हुई। जाहिर है, स्काई डेमन समुदाय का एक शिष्य गलती से मुसीबत से भागते हुए अमरधुंध द्वीप पर पहुंच गया और अपनी विरासत छोड़ गया। हालांकि कांगलान सागर क्षेत्र विशाल है, ये बल्कि छोटा भी है, इसलिए उसका दिल मदद नहीं कर सका, लेकिन एक बार छलांग लगा ली। अगर स्काई डेमन समुदाय ने सीखा कि उसने उनकी तकनीक सीखी है, तो कौन जानता है कि वह अपने ऊपर क्या मुसीबत आमंत्रित करेगा।
सौभाग्य से उसने पहले ही इस तकनीक को मामूली उपलब्धि रियल्म तक साधना कर लिया है। उसका मानना है कि जब तक वह स्काई डेमन समुदाय से नवजात शिशु पूर्वज का सामना नहीं करता, ज़्यादातर लोग उसके बारे में कुछ भी संदिग्ध नहीं ढूंढ पाएंगे। ये सभी नवजात शिशु ताकतें हैं, क्या देवता रूपांतरण स्तर पर कोई समुदाय नहीं है? श्वेता ने उत्सुकता से पूछा। वह जानती थी कि नवजात शिशु के ऊपर देवता रूपांतरण है, लेकिन देवता रूपांतरण रियल मास्टर मायावी हैं और केवल किंवदंतियों में मौजूद हैं, महान महत्व के व्यक्तियों के रूप में कोई नहीं है। हालांकि कांगलान सागर क्षेत्र विशाल है, कोई मौजूदा देवता रूपांतरण मास्टर नहीं है। अगर एक देवता रूपांतरण मास्टर वास्तव में मौजूद था तो वह शायद कांगलान सागर क्षेत्र को एकीकृत करने में सक्षम होता। बेशक, ये देखते हुए कि कांगलान सागर क्षेत्र इतना विशाल है, यह अनिश्चित है कि कहीं देवता रूपांतरण बुजुर्ग छिपा हुआ है या नहीं। राघव ने पूर्ण निश्चितता के साथ बात नहीं की। आखिरकार, दुनिया इतनी विशाल है और अनगिनत छिपी हुई प्रतिभाओं को रखती है। हालांकि अमरधुंध समुदाय की जानकारी बताती है कि कांगलान सागर क्षेत्र में सबसे मजबूत प्राणी एक नवजात शिशु पूर्वज है। कौन जानता है कि गहराई में कोई देवता रूपांतरण बुजुर्ग छिपा हुआ है या नहीं। साधना की दुनिया अविश्वसनीय रूप से गहरी चलती है, कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है। मेरे प्रभु, इस मामले में हमें कहाँ जाना चाहिए? लेंग युएक्सी ने उत्सुकता से पूछा। खैर, बहुत सोचने के बाद हमें वुजी एलायंस जाना चाहिए। हालांकि अन्य नवजात शिशु शक्तियां भी अधीनस्थ बलों को भर्ती करती हैं, लेकिन बहुत अधिक प्रतिबंध हैं। हालांकि वुजी एलायंस अलग है, यह अनिवार्य रूप से एक घुमंतु चिकित्सक गठबंधन है, लगभग सभी को स्वीकार करता है जो आते हैं। खासकर जब से आप सभी स्वर्ण मूल मास्टर हैं, आप निश्चित रूप से घुमंतु चिकित्सक गठबंधन द्वारा स्वागत किए जाएंगे और एक स्वर्ण मूल बल स्थापित कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि वुजी एलायंस में शामिल होने के बाद द्वीपों को आवंटित किया जा सकता है, जिससे हमें कांगलान सागर क्षेत्र में तेजी से एकीकृत करने में मदद मिलती है। राघव ने गंभीरता से कहा। यह वह विकल्प था जो उसने कई सूचनाओं के स्रोतों की जांच करने के बाद बनाया था, जो वुजी एलायंस में शामिल होना था। आखिरकार, उसके पास बहुत सारे रहस्य थे और वह उन समुदाय शक्तियों में शामिल होने के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त था। वुजी एलायंस घुमंतु चिकित्सक गठबंधन में शामिल होना बेहतर होगा। न केवल वह स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता था, बल्कि वह वुजी एलायंस का संरक्षण भी प्राप्त कर सकता था। ये कहा जा सकता है कि यह वास्तव में एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना था। बेशक, वुजी एलायंस में शामिल होना आसान नहीं था। कम से कम एक को स्वर्ण मूल मास्टर होना था ताकि उनका ध्यान आकर्षित हो सके। अगर कोई केवल आधार निर्माण रियल्म पर होता तो मामले में ज़्यादा कहना नहीं होता। सौभाग्य से, लेंग युएक्सी, लिन याजू और शेन बिकियान सभी स्वर्ण मूल मास्टर थीं। उसका मानना था कि जब तक वे व्यक्तिगत रूप से सामने आते हैं, वे निश्चित रूप से वुजी एलायंस में सहजता से शामिल हो सकते हैं। हमें इन नवजात शिशु शक्तियों में शामिल होना ही क्यों है? आपको पता होना चाहिए कि कांगलान सागर क्षेत्र इतना विशाल है, जिसमें अनगिनत अविकसित द्वीप हैं। अगर हम बस बेतरतीब ढंग से बसने के लिए एक द्वीप ढूंढ लेते हैं, क्या ये पर्याप्त नहीं है? श्वेता ने बहुत भ्रम में पूछा। यह इतना सरल नहीं है। हालांकि कांगलान सागर क्षेत्र द्वीपों से समृद्ध है और कोई भी द्वीप बसा हुआ हो सकता है, लेकिन तीसरे चरण की आध्यात्मिक नसों वाले द्वीप अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं। अमरधुंध द्वीप जैसे विशाल द्वीप वास्तव में काफ़ी दुर्लभ हैं। इसे एक सुपर बड़े द्वीप के रूप में माना जाता है। इसके अलावा, नवजात शिशु शक्ति से सुरक्षा के बिना अन्य बल आपको किसी भी समय परेशान करेंगे। खासकर यदि आप एक नवजात शिशु शक्ति का सामना करते हैं, तो आपको आज्ञाकारी रूप से तीसरे चरण की आध्यात्मिक नस को सौंपना होगा जिस पर आप कब्जा कर रहे हैं। इसलिए कांगलान सागर क्षेत्र में जीवित रहने के लिए आपको एक साथ रहना होगा। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर लेंग युएक्सी और अन्य लोग कोर फॉर्मेशन चरण तक पहुंचना चाहते हैं, तो उन्हें प्रमुख शक्तियों के साथ बातचीत करनी होगी। इस तरह, वे भविष्य में कोर फॉर्मेशन आध्यात्मिक सामग्री प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। राघव ने समझाया। हालांकि वह गो दाव के समर्थक थे, इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें पहाड़ों और जंगलों की गहराई में मनुष्यों द्वारा शायद ही कभी चले गए स्थानों में रहना पड़े। वास्तव में भीड़ के साथ मिलना, कई संस्कारी के साथ मिलना और पूरी तरह से एक साधारण व्यक्ति बनना था। अन्य द्वीपों पर छिपे होने पर राक्षसपथ संस्कारी द्वारा मारे जाना या जानवरों की लहरों का सामना करना आसान होता है। नवजात शिशु शक्ति से संबद्ध होने का मतलब है कि आप उनके समर्थन और संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा है, महिलाएं मदद नहीं कर सकती थीं लेकिन अपने सिर हिलाती थीं, राघव के शब्दों को समझती थीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ थे, एक साथ रहना घुमंतु चिकित्सक के लिए सर्वाइवल का पहला नियम था।
अन्यथा कमजोर संस्कारी आसानी से दुश्मनों द्वारा मारे जा सकते थे। किसी संगठन का हिस्सा होने का मतलब है कि दुश्मन आपको कम नहीं समझेंगे। जैसे पिछले अराजक युग में जहां गिरोह बेकाबू थे, किसी गिरोह में शामिल होना, उसका हिस्सा बनना, अपनी रक्षा करने का वास्तविक तरीका है। अन्यथा आप दूसरों द्वारा धमकाए जाएंगे। पति, वुजी एलायंस के स्थित क्षेत्र तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? जया ने उत्सुकता से पूछा। आखिरकार कांगलान सागर क्षेत्र चरम पर असीम था, जिसमें अनगिनत मील फैले हुए थे। अमरधुंध द्वीप का व्यास 10 लाख किलोमीटर था, लेकिन कांगलान सागर क्षेत्र की तुलना में यह महत्वहीन था, जैसे एक छोटा बिंदु। वह नहीं जानती थी कि उसे इस समुद्री क्षेत्र में कितनी देर तक नौकायन करना होगा। खैर, उड़ने वाली नाव की गति के अनुसार पहुंचने में कम से कम 5 साल लगेंगे। राघव ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया। अमरधुंध समुदाय स्वाभाविक रूप से कांगलान सागर क्षेत्र के नक्शे के कुछ हिस्सों को भी संग्रहित करता है। पीढ़ियों थ्रूआउट स्वर्ण मूल मास्टर कोर फॉर्मेशन चरण तक पहुंचने की इच्छा होने पर अमरधुंध द्वीप छोड़ना चाहते थे। इसलिए उन्हें जुवानबाओ टावर पर नक्शे खरीदने की आवश्यकता होगी। बेशक यह नक्शा बहुत मूल्यवान था और जुवानबाओ टावर ने इससे भाग्य बनाया, लेकिन यह इसके लायक भी था। नक्शे के बिना कोई निश्चित रूप से अनंत सागर में खो जाएगा। अमरधुंध समुदाय के समुदाय मास्टर के कार्यों ने पीढ़ियों थ्रूआउट किसी तरह उसकी मदद की। जब बुकवर्म ने इस नक्शे को खाया तो उसे कांगलान सागर क्षेत्र की एक निश्चित समझ मिली। क्या? ये सुनकर महिलाएं सभी हैरान थीं और विश्वास नहीं कर सकती थीं, क्योंकि यह यात्रा बहुत एग्जैजरेटेड थी। वे सभी जानती थीं कि उड़ने वाली नाव कितनी तेज होती है। फिर भी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 5 साल के नौकायन की आवश्यकता होगी। तो कोई कल्पना कर सकता है कि यह यात्रा कितनी दूर थी। कोई आश्चर्य नहीं कि अमरधुंध द्वीप पर इतने सारे संस्कारी थे, जिनमें से शायद ही कोई द्वीप छोड़ता हो। कांगलान सागर क्षेत्र के हलचल भरे क्षेत्रों से दूरी सिंपली बहुत दूर थी। 5 साल की यात्रा, साथ में रास्ते में मिलने वाले विभिन्न राक्षसी जानवरों और लुटेरों के साथ। अक्सर यात्रा के आधे रास्ते में कोई मर सकता है। ये कहा जा सकता है कि स्वर्ण मूल साधना स्तर के बिना समुद्र में जाने की हिम्मत करना सिंपली मृत्यु का मार्ग था। हालांकि अब जब उनके पास 3 स्वर्ण मूल मास्टर उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, उनकी सुरक्षा में कोई समस्या नहीं थी। यह एक शर्म की बात है। अगर हमारे पास एक पौराणिक टेलीपोर्टेशन सरणी होती तो हम तुरंत पहुंच सकते थे। मुदिता ने आह भरी। टेलीपोर्टेशन सरणी अत्यंत दुर्लभ हैं। कहा जाता है कि केवल नवजात शिशु स्तर की शक्तियों द्वारा ही महारत हासिल है। इसके अलावा वे केवल कुछ चौथे चरण के द्वीपों पर मौजूद हैं और मूल रूप से रणनीतिक क्रम संरचनाएं हैं। यह शायद ही कभी बाहरी लोगों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। यहाँ तक कि आंतरिक उपयोग के लिए भी हर सक्रियण के लिए आध्यात्मिक पत्थरों की एक बड़ी संख्या की आवश्यकता होती है, जो सामान्य लोग सिंपली बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमरधुंध समुदाय के पास पहले एक टेलीपोर्टेशन सरणी हुआ करती थी। दुर्भाग्य से ये 3000 साल पहले महान युद्ध में पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। भले ही हम इसे फिर से बनाना चाहते हों, कोई रास्ता नहीं होगा। इसी वजह से हमारा अमरधुंध द्वीप कांगलान सागर क्षेत्र के अन्य बड़े द्वीपों से कट गया था। लेंग युएक्सी ने गंभीर आवाज में कहा। परिवहन सरणी खोने के बाद अमरधुंध द्वीप के लिए अन्य द्वीपों तक पहुंचना और अधिक कठिन हो गया। आखिरकार यात्राएं अक्सर कई साल लेती हैं, कोई भी इतनी लंबी यात्रा बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहने की जरूरत नहीं है, ऐसी यात्राओं में इमेंस जोखिम होते हैं। समय बीतने के साथ कम और कम लोग अमरधुंध द्वीप छोड़ना चाहते थे। केवल जुवानबाओ टावर का नवजात शिशु प्रभाव अनंत समुद्री क्षेत्र को पार करेगा, अमरधुंध द्वीप पर बेचने के लिए बड़ी मात्रा में खजाने लाएगा, जिससे ट्रिमेंडस वेल्थ पैदा होगी। देर रात उड़ने वाली नाव पर राघव अपने बेडरूम में रुका 8 स्वर्ण मूल मास्टर के संग्रह बैग की सावधानीपूर्वक जांच कर रहा था, जो उसने प्राप्त किए थे। पहले उसके पास जांच करने का समय नहीं था, क्योंकि वह भागने में व्यस्त था। अब जब वह फाइनली सुरक्षित है, उसके पास कुछ खाली समय है। आपको पता होना चाहिए कि लुओ हुआ जैसे लोग, जो नहीं जानते थे कि उन्होंने अमरधुंध द्वीप पर कितने सालों तक उत्पात मचाया था और शक्तिशाली ताकतों के नेता थे, निश्चित रूप से अमीर होने चाहिए, जैसा कि कोई कल्पना कर सकता है। भले ही वे अपने सभी खजाने अपने साथ नहीं ले गए हों, लेकिन उनका जस्ट पार्ट चौंका देने वाला होगा। इतने सारे सुपेरियर आध्यात्मिक पत्थर। 8 संग्रह बैग खोलने के बाद राघव की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत महसूस किया कि बैग में स्टोर्ड सुपेरियर आध्यात्मिक पत्थरों की एक हाई संख्या थी, और यहाँ तक कि मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर दुर्लभ थे। जहाँ तक निचली श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की बात है, वे बिल्कुल भी नहीं थे।
स्वर्ण मूल मास्टर के लिए तथाकथित निचली श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर जेब बदलाव की तरह थे, शायद ही कभी इतनी कम मात्रा में उपयोग किए जाते थे। वे मूल रूप से अपनी मुद्रा इकाई के रूप में सुपीरियर आध्यात्मिक पत्थर का उपयोग शुरू करते हैं। एक सुपीरियर आध्यात्मिक पत्थर 100 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों, 10,000 निचली श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह वास्तव में कितना मूल्यवान है। उसने सावधानीपूर्वक गिनती की और 8 संग्रह बैग में स्टोर्ड कुल 12,000 सुपीरियर आध्यात्मिक पत्थर थे। ये निस्संदेह एक आश्चर्यजनक संख्या थी। साधना चरण पर संस्कारी के लिए या आधार निर्माण चरण पर लोगों के लिए यह एक अकल्पनीय संपत्ति थी। बेशक केवल स्वर्ण मूल मास्टर ही ऐसी ट्रिमेंडस संपत्ति की चोरी को रोक सकते थे। साधना की दुनिया में सुपीरियर आध्यात्मिक पत्थर को रणनीतिक संसाधन माना जाता है, क्योंकि कई एरेस को सक्रिय करने के लिए सुपीरियर आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होती है, जैसे टेलीपोर्टेशन सरणी। तीसरे क्रम की सरणी और चौथे क्रम की सरणी के लिए यही मामला है। और एक तीसरी श्रेणी की उड़ने वाली नाव का ऊर्जा स्रोत भी एक सुपीरियर आध्यात्मिक पत्थर है। राघव ने अपनी थोड़ी को छुआ। वह बहुत संतुष्ट था, क्योंकि जस्ट ए सुपीरियर आध्यात्मिक पत्थर लाभ कमाने के लिए पर्याप्त थे। आखिरकार सुपीरियर आध्यात्मिक पत्थरों का खनन उतना आसान काम नहीं है जितना कोई कल्पना करेगा, खासकर अब जब वह वूजी एलायंस जा रहा है, एक पूरी तरह से अपरिचित जगह। जितने अधिक स्टार्टअप फंड तैयार किए जाएंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि अब वह अकेला नहीं है। उसके आसपास 9,000 लोगों की एक सेना है। इन सभी लोगों को प्रोविजन करना कोई आसान काम नहीं है। रुको, क्या यह एक कोर फॉर्मेशन आध्यात्मिक खजाना है? क्या आप वास्तविक हैं या नकली? क्या वास्तव में आइस फायर आध्यात्मिक तरल के 3 हिस्से हैं? मैंने जैकपॉट मारा, इस बार मैं वास्तव में अमीर हूँ। ये स्वर्ण मूल मास्टर वास्तव में अमीर हैं। राघव की आंखें फैल गईं, वह सिंपली ओवरजॉयड था। वह हैरान था कि संग्रह बैग में कोर फॉर्मेशन आध्यात्मिक खजाने, आइस फायर आध्यात्मिक तरल के 3 हिस्से मिले। अतीत में लेंग युएक्सी ने कोर फॉर्मेशन आध्यात्मिक खजाने की नीलामी का जोखिम उठाया, यहाँ तक कि जहर खाने का जोखिम भी उठाया। लेकिन अब उसे इन स्वर्ण मूल मास्टर के संग्रह बैग में 3 कोर फॉर्मेशन आध्यात्मिक खजाने मिले। यह अटली अकल्पनीय था। आपको पता होना चाहिए, उसने 3 तीसरी श्रेणी की गोलियां प्राप्त की थीं, गोल्डन लिक्विड जेड रिटर्न पिल, और भले ही लेंग युएक्सी ने एक का इस्तेमाल किया, फिर भी 2 गोल्डन लिक्विड जेड रिटर्न पिल बचे थे। अब उसे 3 कोर फॉर्मेशन आध्यात्मिक खजाने मिले, यानी न केवल खुद बल्कि जया और उसकी पत्नियों को भी कोर फॉर्मेशन आध्यात्मिक खजाने मिले हैं। जब वे भविष्य में कोर फॉर्मेशन का प्रयास करेंगे तो उनके पास संसाधनों की कमी नहीं होगी। बेशक अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य में उन्हें इन कोर फॉर्मेशन आध्यात्मिक खजानों की आवश्यकता नहीं हो सकती है। वह खुद ही कोर फॉर्मेशन का प्रयास कर सकता है। आखिरकार कोर फॉर्मेशन आध्यात्मिक खजाने केवल औसत दर्जे के लोगों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। सच्चे प्रतिभाशाली एक अविश्वसनीय रूप से ठोस नींव के साथ स्वपोषित कोर फॉर्मेशन के साथ कोई समस्या नहीं है। वे और भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये भविष्य के लिए है। ये कोर फॉर्मेशन आध्यात्मिक खजाने जो उसने अब प्राप्त किए हैं, कुछ हद तक उसके भविष्य के कोर फॉर्मेशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर वह वास्तव में स्वपोषित कोर फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, तो इन संसाधनों का उपयोग बैकअप विकल्प के रूप में कार्य कर सकता है। माफ़ कीजिए प्रिय, मैं कहानी को फिर से पूरा विस्तार से लिखता हूँ। अमरधुंध समुदाय, किंगमू समुदाय और डैंडिंग गुड की 33 उड़ने वाली नावें विशाल समुद्र के ऊपर तेज गति से आगे बढ़ रही थीं। यह एक अद्भुत दृश्य था। आकाश में सफ़ेद बादलों के बीच ये विशाल नावें एक सुनियोजित क्रम में उड़ रही थीं, जैसे कोई प्रवासी पक्षियों का झुंड हो। राघव मुख्य उड़ने वाली नाव के डेक पर खड़ा था और समुद्र के नीले पानी को देख रहा था। उसके पीछे उसकी 5 पत्नियां जया, मुदिता, श्वेता, लेंग युएक्सी और शेन बिकियान खड़ी थीं। लिन याजू भी उनके साथ थी, हालांकि अभी तक वह राघव की पत्नी नहीं बनी थी। कितना विशाल समुद्र है, जया ने आश्चर्य से कहा। हम अमरधुंध द्वीप पर रहते हुए कभी नहीं जान पाए कि दुनिया इतनी बड़ी है। मुदिता ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, अब हमें एहसास हो रहा है कि अमरधुंध द्वीप तो बस एक छोटा सा हिस्सा था। राघव मुस्कुराया। ये तो बस शुरुआत है। कांगलान सागर क्षेत्र में हजारों द्वीप हैं और हमें उनमें से एक नया घर ढूंढना है। उसने पीछे मुड़कर उड़ने वाली नाव के अंदर देखा, जहां 9,000 से अधिक संस्कारी सफर कर रहे थे। ये सभी अमरधुंध समुदाय, किंगमू समुदाय और डैंडिंग गुड के वे सदस्य थे जो अमरधुंध द्वीप छोड़कर आए थे। शाम होने लगी थी, सूरज डूब रहा था और आकाश में लाल, नारंगी और बैंगनी रंगों का अद्भुत मेल दिख रहा था। राघव ने देखा कि कुछ युवा संस्कारी डेक पर बैठकर साधना कर रहे थे, जबकि कुछ बुजुर्ग संस्कारी समुद्र के दृश्य का आनंद ले रहे थे।
हमें इन सभी लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना है, लेंग युएक्सी ने गंभीर स्वर में कहा, ये हमारी जिम्मेदारी है। शेन बिकियान ने उसके कंधे पर हाथ रखा, चिंता मत करो, हम 3 स्वर्ण मूल मास्टर हैं। कोई भी खतरा हो, हम उसका सामना कर सकते हैं। रात हो गई, आकाश में तारे चमकने लगे। राघव अपने कमरे में वापस आया और कीट देवता कटोरा का अध्ययन करने लगा। उसने ऑब्जेक्ट खोज कीट को फिर से सक्रिय किया, इस बार स्वर्ण मूल स्तर की गोलियां बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों की खोज में। कुछ घंटों के प्रयास के बाद उसे सफलता मिली। ऑब्जेक्ट खोज कीट ने उसे बताया कि पश्चिम दिशा में 2 महीने की दूरी पर एक छोटा द्वीप है जहां स्वर्ण समुद्री घास नामक दुर्लभ आध्यात्मिक औषधि मिल सकती है। अगली सुबह राघव ने ये जानकारी तीनों स्वर्ण मूल मास्टर को दी। क्या तुम्हें यकीन है? लिन याजू ने पूछा, ऐसी दुर्लभ आध्यात्मिक औषधि का मिलना आसान नहीं होता। राघव ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मेरे पास एक विशेष क्षमता है जो मुझे दुर्लभ वस्तुओं का पता लगाने में मदद करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि वहां यह आध्यात्मिक औषधि मिलेगी। तीनों स्वर्ण मूल मास्टर ने विचार विमर्श किया और अंततः तय किया कि वे उस द्वीप की ओर मुड़ेंगे। यात्रा जारी रही। कई दिन बीत गए। राघव ने इस समय का उपयोग अपनी साधना को आगे बढ़ाने में किया। उसने पाया कि समुद्र के ऊपर की आध्यात्मिक ऊर्जा विशेष प्रकार की थी, इसमें जल और वायु तत्व प्रचुर मात्रा में थे। इसने उसकी 5 तत्व गोली तकनीक को और भी मजबूत बनाया। 1 महीने बाद जया, मुदिता और श्वेता ने आधार निर्माण के मध्य चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया। ये राघव के साथ उनकी नियमित तीव्र साधना का सीधा परिणाम था। हमारी प्रगति इतनी तेज है, श्वेता ने खुशी से कहा, अमरधुंध द्वीप पर तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी जल्दी आधार निर्माण के मध्य चरण तक पहुंच जाएंगे। राघव गर्व से मुस्कुराया, ये तो बस शुरुआत है। हम सभी स्वर्ण मूल स्तर तक पहुंचेंगे। यात्रा के दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बार तो एक भयानक तूफान आया जिसने उड़ने वाली नावों को हिलाकर रख दिया। लेकिन लेंग युएक्सी, शेन बिकियान और लिन याजू ने मिलकर अपनी स्वर्ण मूल शक्ति से एक सुरक्षा कवच बनाया और सभी उड़ने वाली नावों को सुरक्षित बचाया। एक अन्य अवसर पर उन पर आकाश से उड़ने वाले राक्षसी जानवरों के एक झुंड ने हमला किया। ये लौह पंख वाले गिद्ध थे जो दूर से ही उड़ने वाली नावों को देखकर आकर्षित हो गए थे, लेकिन संस्कारियों ने मिलकर इन्हें परास्त किया। इन घटनाओं ने सभी संस्कारियों के बीच एक नया बंधन बनाया। अब वे सिर्फ अलग अलग समुदायों के सदस्य नहीं रहे थे, बल्कि एक ही परिवार के सदस्य बन गए थे जो एक साथ इस विशाल समुद्र में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। 2 महीने बाद वे उस द्वीप के निकट पहुंचे जहां स्वर्ण समुद्री घास मिलनी थी। द्वीप छोटा था लेकिन अद्भुत सुंदरता का था। इसके चारों ओर एक चमकदार नीले पानी की परत थी और द्वीप पर हरे भरे पेड़ों का जंगल था। यही वह स्थान है, राघव ने कहा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। ऐसी दुर्लभ आध्यात्मिक औषधि के आसपास अक्सर शक्तिशाली राक्षसी जानवर होते हैं। लेंग युएक्सी ने मुख्य उड़ने वाली नाव को द्वीप के तट पर उतारा। एक छोटी टीम बनाई गई जिसमें राघव, लेंग युएक्सी, शेन बिकियान और लिन याजू शामिल थे। बाकी संस्कारी उड़ने वाली नावों में ही रुके ताकि आपात स्थिति में वे मदद कर सकें। द्वीप का आंतरिक भाग घने जंगलों से भरा था। विचित्र आकृतियों के पेड़, रंग बिरंगे फूल और अजनबी पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को जादुई बना रही थीं। राघव के ऑब्जेक्ट खोज कीट का मार्गदर्शन लेते हुए वे एक गहरी घाटी में पहुंचे। वहां एक छोटी सी झील थी जिसका पानी इतना साफ था कि नीचे तक दिखाई दे रहा था। झील के किनारे सुनहरे रंग की घास उगी हुई थी, यही वह स्वर्ण समुद्री घास थी जिसकी वे तलाश में थे। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, झील का पानी हिलने लगा और एक विशालकाय कछुआ प्रकट हुआ। इसकी पीठ पर हीरे जैसे चमकते निशान थे और आंखों में हजारों सालों की बुद्धिमत्ता झलक रही थी। यह एक चौथे चरण का हीरा कछुआ था। ये हम सबसे शक्तिशाली है, लिन याजू ने सावधान करते हुए कहा, हमें सावधान रहना होगा। कछुआ ने गर्जना की, मानो उन्हें चेतावनी दे रहा हो कि आध्यात्मिक औषधि से दूर रहें। राघव ने तुरंत एरे हॉट कीट को सक्रिय किया और आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया। उसने पाया कि इस द्वीप में एक छिपी हुई दूसरे चरण की आध्यात्मिक नस थी, जिसका लाभ उठाकर वह एक अस्थायी संरचना बना सकता था। मैं इसे रोकूंगा, राघव ने कहा, आप लोग स्वर्ण समुद्री घास इकट्ठा करें। उसने तुरंत अपने आसपास एक सुरक्षात्मक संरचना बनाई। यह एक तीसरे चरण की संरचना थी जो उसने अमरधुंध समुदाय की धुंध यिन यांग संरचना से सीखी थी। हालांकि यह मूल संरचना जितनी शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी यह कछुए के हमलों को रोकने के लिए पर्याप्त थी। इसी बीच तीनों स्वर्ण मूल मास्टर ने कछुए पर हमला शुरू कर दिया। लेंग युएक्सी ने बर्फ के हमले किए, शेन बिकियान ने ताइन स्पिरिट फायर का उपयोग किया और लिन याजू ने ईथरवुड शेनलेई से बिजली के हमले किए। ये लड़ाई कई घंटों तक चली।
कछुआ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, लेकिन राघव की संरचना कला ने उसके हमलों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संरचना ने न केवल कछुए के हमलों को ब्लॉक किया, बल्कि उसकी गति को भी सीमित कर दिया। अंततः कछुआ थक गया और पीछे हट गया। उसने समर्पण का संकेत दिया और झील की गहराई में चला गया। ऐसा लगता था कि उसने महसूस कर लिया था कि ये संस्कारी उसके लिए खतरा नहीं है, बल्कि सिर्फ आध्यात्मिक औषधि चाहते हैं। टीम ने पर्याप्त स्वर्ण समुद्री घास एकत्र की, लेकिन उन्होंने पूरी घास नहीं ली, बल्कि कुछ हिस्सा छोड़ दिया ताकि भविष्य में ये फिर से उग सके। जब वे उड़ने वाली नाव पर लौटे तो सभी संस्कारी उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठा थे। इस सफलता ने सभी के मन में नई उम्मीद जगाई। ये हमारी यात्रा की पहली बड़ी सफलता है, शेन बिकियान ने खुशी से कहा। राघव मुस्कुराया। उसे पता था कि यह केवल शुरुआत थी। ऑब्जेक्ट खोज कीट की शक्ति के साथ वह भविष्य में और भी अधिक दुर्लभ संसाधन ढूंढ सकता था। उड़ने वाली नावें फिर से वूजी एलायंस की दिशा में आगे बढ़ीं, लेकिन अब सभी के मन में नई आशा और उत्साह था। उन्हें एहसास हो गया था कि यह विशाल समुद्र खतरों से भरा होने के साथ साथ अवसरों से भी भरा था। राघव ने डेक पर खड़े होकर आगे बढ़ते हुए उड़ने वाली नावों को देखा। उसे एहसास हुआ कि यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह एक नए जीवन की शुरुआत थी, एक ऐसा जीवन जो अमरधुंध द्वीप पर संभव नहीं था। उसने अपनी पत्नियों की ओर देखा जो उसके पास खड़ी थीं और मुस्कुराया। चाहे आगे कितनी भी चुनौतियां हों, वह उनका सामना करने के लिए तैयार था। आखिरकार उसके पास उसके प्रियजन थे, उसके कीट थे, और सबसे महत्वपूर्ण, उसके पास एक नए भविष्य की आशा थी। समुद्र की लहरें उड़ने वाली नाव से टकरा रही थीं और हवा में नमक की महक थी। राघव ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ते हुए अनंत समुद्र को देखता रहा, जिसमें उसका और उसके साथियों का भविष्य छुपा हुआ था। 5 वर्ष बाद कांगलान सागर क्षेत्र में आकाश में 33 उड़ने वाली नौकाएं 3 प्रमुख समुदायों अमरधुंध समुदाय, किंगमू समुदाय और दांदिंगुड की थीं। वे भव्यता से आकाश में यात्रा कर रही थीं। पिछले 5 वर्षों में वे न जाने कितने ही मील उड़ चुके थे। उन्हें असंख्य कठिनाइयों और खतरों का सामना करना पड़ा था, किंतु सौभाग्य से वे अंततः अपने गंतव्य के निकट पहुंच चुके थे और उड़ने वाली नौकाओं पर सवार लोग उत्साहित और प्रफुल्लित थे। हर कोई नए जीवन के आगमन की प्रतीक्षा में था। उसी क्षण अमरधुंध समुदाय की तीसरी श्रेणी की उड़ने वाली नौक में एक शांत कक्ष में, जहां राघव साधना के लिए साधारणतः बंद रहते थे, फुफफुस राघव जमीन पर पद्मासन में बैठे थे। उनका मन शांत था। वह महसूस कर सकते थे कि ऑब्सेशन कीट से एक रहस्यमय ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, जो उनके संपूर्ण शरीर में बह रही थी और उनके शरीर के हर कोने में समा रही थी, जिससे उनमें जबरदस्त परिवर्तन हो रहे थे। विशेष रूप से जब वह ऊर्जा उनके शरीर की आध्यात्मिक जड़ में प्रवेश कर उसे रूपांतरित कर रही थी। धड़क। उसी क्षण उनके शरीर ने ऐसी कंपकंपी की मानो उनकी हड्डियों और मांसपेशियों पर बिजली गिरी हो, जिससे उनके पूरे शरीर में एक गूंजती हुई ध्वनि उत्पन्न हुई। 5वीं श्रेणी की आध्यात्मिक जड़। 5 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद उनकी आध्यात्मिक जड़ अंततः 6ठी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ से बढ़कर 5वीं श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ के स्तर पर पहुंच गई थी। आखिरकार स्तर ऊपर चला गया। राघव के चेहरे पर आनंद की अभिव्यक्ति दिखाई दी। 5 वर्ष पहले उन्होंने सोचा था कि उनकी 6ठी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ 99% तक पहुंच चुकी है और बस एक कदम की और जरूरत है। किंतु उन्होंने आध्यात्मिक जड़ में सफलता प्राप्त करने की कठिनाई को कम आंका था। यह एक बहुत बड़ी बाधा है। यद्यपि केवल 1% प्रगति शेष थी, फिर भी उसे पूरा करने में 5 वर्षों का कठिन परिश्रम लग गया। इसके बाद ही वह 5वीं श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ के स्तर तक पहुंच पाए। यद्यपि प्रक्रिया कठिन थी और बहुत समय लगा, किंतु हर पल सार्थक था। साधना की क्षमता बढ़ गई है, कम से कम 2 गुनी तेज। राघव अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने कीट देवता सूत्र को सक्रिय किया और आकाश तथा पृथ्वी के बीच की आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित किया। विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा बाढ़ की तरह उनकी आध्यात्मिक जड़ द्वारा निगल ली गई और उनके शरीर में प्रवाहित होने लगी। उस क्षण उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर में माना बहुत बढ़ गया है। उनकी साधना की क्षमता 1 गुना बढ़ गई थी। यद्यपि 5वीं श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ और 6ठी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ में केवल एक स्तर का अंतर है, किंतु उनके बीच का अंतर आकाश और पृथ्वी जितना विशाल है। यदि कोई स्वर्ण मूल समुदाय में होता तो 6ठी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ केवल बाहरी शाखा के शिष्य बनने के योग्य होती, किंतु 5वीं श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ व्यक्ति को आंतरिक शाखा का शिष्य बना सकती थी। जहां तक 4थी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ की बात है, तो वह व्यक्ति को आंतरिक शाखा के शिष्यों के अभिजात वर्ग में ले आती। यदि किसी की योग्यता 3री श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ के स्तर तक पहुंच जाती, तो उसे वास्तविक शिष्य के रूप में माना जाता। इसलिए योग्यता में अंतर ही भविष्य की उपलब्धियों में अंतर लाता है।
यदि आप एक बार पीछे रह जाते हैं तो आप हमेशा पीछे रह जाएंगे। किंतु सौभाग्य से ऑब्सेशन कीट की शक्ति की सहायता से उनकी आध्यात्मिक जड़ की योग्यता में सुधार हुआ था। यदि वे इसे परिष्कृत करते रहे तो अंततः इसे पहली श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ या यहाँ तक कि दिव्य आध्यात्मिक जड़ के स्तर तक सुधार सकते थे। ठीक है, देखते हैं कि मेरे शरीर का डेटा कैसा है। उस क्षण राघव ने अपने शरीर पर आभासी पैनल खोला। मेजबान राघव, साधना आधार निर्माण का मध्य चरण, प्रगति 90%, जीवनकाल 1600 वर्ष, योग्यता 5वीं श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ 1%, तलवारबाजी दूसरे चरण की उच्च श्रेणी 70%, रून दूसरे चरण की निम्न श्रेणी 70%, संरचना तीसरे चरण की उच्च श्रेणी 70%, गोली मास्टर दूसरे चरण की उच्च श्रेणी 99%, भूत रूपांतरण कौशल महान उपलब्धि 10%, 5 तत्व औषधि विद्या महान गुरु 5%, 7 छिद्र आत्मा रहस्य, हृदय नेत्र मान्यता, हृदय नेत्र अंतर्दृष्टि, हृदय नेत्र भाषा विज्ञान 60%, अग्नि गोला तकनीक महान गुरु 99%, वायुफलक कला निपुण, स्वर्ण प्रकाश कौशल निपुण, हिमपालन कौशल निपुण, वसंत पवन वर्षा कौशल निपुण, आवाहन बिजली कौशल निपुण। ऑब्सेशन कीट तीसरे चरण की मध्य श्रेणी, क्लोन कीट दूसरे चरण की मध्य श्रेणी, शराबी कीट दूसरे चरण की मध्य श्रेणी, सोना खाने वाला कीट दूसरे चरण की मध्य श्रेणी, किताबी कीड़ा दूसरे चरण की मध्य श्रेणी, स्वप्न आत्मा कीट दूसरे चरण की उच्च श्रेणी, ड्रैगन हाथी कीट दूसरे चरण की मध्य श्रेणी, स्वर्ण प्रकाश हजार जहर कीट दूसरे चरण की मध्य श्रेणी, स्थानांतरण कीट दूसरे चरण की मध्य श्रेणी, सरणी हृदय कीट तीसरे चरण की उच्च श्रेणी, वस्तु खोज कीट दूसरे चरण की मध्य श्रेणी। निस्संदेह इन 5 वर्षों के कठिन परिश्रम का बहुत मूल्य है। अपनी आध्यात्मिक जड़ के 5वीं श्रेणी के स्तर तक उन्नत होने के अलावा उनकी विभिन्न क्षमताओं में भी भारी सुधार हुआ था। विशेष रूप से संरचनाओं में उनकी महारत जो तीसरे चरण की उच्च श्रेणी तक पहुंच गई थी। सरणी मास्टर के चौथे चरण से दूरी अब विशेष रूप से अधिक नहीं रह गई थी। तीसरे चरण के उच्च श्रेणी के सरणी मास्टर के स्तर पर संरचनाओं की कठिन साधना वास्तव में सहायक होती है। राघव ने अपनी थोड़ी को सहलाया, बहुत संतुष्ट थे। पिछले 5 वर्षों से क्योंकि वे अधिकांश समय रास्ते में उड़ने वाली नौक पर रह रहे थे, ये काफ़ी उबाऊ था। अपने दाववादी साथी के साथ साधना करने और सामूहिक रूप से साधना दाव का अनुभव करने के अलावा बाकी समय मुख्य रूप से साधना की 100 कलाओं का अभ्यास करने में उपयोग किया जाता था। उनमें से संरचना वह कला थी जिसने उनकी साधना का सबसे अधिक समय लिया। क्योंकि संरचना साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे समुदाय स्थापित करना हो, परिवार बनाना हो या अपना निवास स्थान बनाना हो, संरचनाएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। यदि सुरक्षा के लिए कोई संरचना नहीं है तो शत्रु आसानी से आक्रमण कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब कोई साधना के लिए एकांत में होता है तो संरचनाओं की सुरक्षा के बिना आसानी से विचलित हो सकता है। इसलिए कोई भी साधक यदि परिस्थितियां अनुमति दे तो संरचनाओं की एक निश्चित समझ होनी चाहिए। भले ही वे व्यक्तिगत रूप से संरचनाएं स्थापित न कर सकें, उन्हें कम से कम कुछ सिद्धांतों को समझना चाहिए। केवल ऐसा करने से ही साधना अधिक प्रभावी हो सकती है। कहा जा सकता है कि एक बार जब वह तीसरे चरण के उच्च श्रेणी के संरचना स्तर पर पहुंच गया तो वह मूल रूप से अमरधुंध समुदाय, किंगमू समुदाय और दांदिंगुर के 3 प्रमुख समुदायों में सबसे शक्तिशाली संरचना मास्टर था। किसी भी सरणी मास्टर की साधना का स्तर उससे अधिक नहीं था। क्या दुर्भाग्य है, मुझे चौथे चरण की संरचना नहीं मिल सकी। यदि मुझे चौथे चरण की संरचना मिल जाती और सरणी हृदय कीट को उससे सीखने देता, शायद मैं चौथे चरण की संरचना के रहस्य को समझ सकता, जिससे मेरे संरचना साधना स्तर के उन्नयन में तेजी आ सकती। राघव ने अपनी थोड़ी को सहलाया। आखिरकार अमरधुंध समुदाय, किंगमू समुदाय और दांदिंगुर तीनों प्रमुख समुदाय केवल स्वर्ण मूल समुदाय थे। उनके पास तीसरे चरण की संरचना का विरासत में मिलना पहले से ही काफ़ी असाधारण था। जहां तक चौथे चरण की संरचना की बात है, यह अकल्पनीय थी। यद्यपि अमरधुंध समुदाय कभी एक नवजात शिशु समुदाय हुआ करता था, लेकिन 3000 वर्षों के बाद उन्होंने अपनी विरासत का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। चौथे चरण की संरचना के रिगार्डिंग केवल कुछ रिकॉर्ड शास्त्र मंडप में शेष रह गए थे। जहां तक चौथे चरण की संरचना की वास्तविक विरासत की बात है, बहुत कम बची थी। कोई जल्दी नहीं है, शायद जब मैं वुजी गठबंधन तक पहुंचूंगा तो इस नवजात शिशु बल के पास चौथे चरण की संरचना का ज्ञान हो सकता है। राघव ने अपनी आंखें सनकरी की। वास्तव में उन्हें चौथे चरण की संरचना के ज्ञान को खोजने की इतनी जल्दी नहीं थी।
आखिरकार वह अभी केवल एक आधार निर्माण साधक थे और तीसरे चरण की संरचना का ज्ञान उनके लिए पर्याप्त था। भले ही उन्हें चौथे चरण की संरचना का ज्ञान हो जाए, फिर भी एक आधार निर्माण साधक के लिए इसे स्थापित करना मुश्किल होगा। इसलिए उच्च स्तरीय ज्ञान का अत्यधिक पीछा करना अनावश्यक था। ठीक वैसे ही जैसे एक प्राथमिक विद्यालय का छात्र जिसने अपने स्तर के ज्ञान को पूरी तरह से नहीं समझा है, विश्वविद्यालय स्तरीय ज्ञान का पीछा कर रहा हो। ये केवल अति महत्वाकांक्षा है। बेशक सबसे बड़ी प्रगति उनकी गोली मास्टर साधना की थी, जो दूसरे चरण के उच्च स्तर तक पहुंच गई थी, तीसरे चरण से मुश्किल से एक कदम दूर। उनकी गोली मास्टर साधना के इतनी तेजी से आगे बढ़ने का कारण 5 तत्व औषधि विद्या का महान गुरु स्तर तक उन्नत होना था। एक वास्तव में चौंका देने वाली प्रगति। महान गुरु क्षेत्र में पहुंचने के बाद उनकी औषधि विद्या का निष्पादन अलौकिक था, लगभग उनके अपने अंगों का विस्तार जैसा। हर बार जब वे गोलियां बनाते, वे असाधारण गुणवत्ता की होती थीं। गोली निर्माण की सफलता दर 90% से अधिक हो गई थी। यह एक आश्चर्यजनक आंकड़ा था, एक महान गुरु भी इसे हासिल नहीं कर सकता था। संक्षेप में, इसका मतलब है कि गोलियों की उनकी समझ सामान्य से परे हो गई है, जो एक सामान्य गोली मास्टर के लिए अकल्पनीय गहराई तक पहुंच गई है। वह अनिवार्य रूप से शिष्य ले सकते थे या यहाँ तक कि अपना स्वयं का समुदाय स्थापित कर सकते थे। महान गुरु स्तर 5 तत्व औषधि विद्या वास्तव में शक्तिशाली है। मैं तीसरे चरण की गोलियां बनाने का प्रयास भी शुरू कर सकता हूं। राघव ने फिर से अपनी ठोड़ी को सहलाया। हालांकि उड़ने वाली नौक में औषधि विद्या का अभ्यास करना मुश्किल था, उन्हें एक उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होगी। इसलिए अभी के लिए उन्हें केवल प्रतीक्षा करनी होगी। राघव के लिए सबसे अच्छी खबर भूत रूपांतरण कौशल का महान उपलब्धि चरण में आगे बढ़ना था। इस स्तर के साथ, यहाँ तक कि एक नवजात शिशु पूर्वज भी उनके भेष को देखने में विफल रहेगा। जब से उन्हें कांगलान सागर में आकाश राक्षस समुदाय के अस्तित्व का पता चला, वे कुछ चिंतित हो गए थे। यद्यपि उनका आकाश राक्षस समुदाय के साथ कोई वैमनस्य नहीं था, फिर भी उन्होंने उनके समुदाय की साधना तकनीक चुरा ली थी। यदि उनका सामना आकाश राक्षस कबीले के किसी शिष्य से होता, तो कौन जानता है कि क्या हो सकता था। इसलिए उन्होंने पहले से ही तैयारी कर ली, इस तकनीक का अभ्यास महान उपलब्धि चरण तक पहुंचने तक किया। अब भले ही उनका सामना आकाश राक्षस समुदाय के किसी शिष्य से हो, उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगेगा, संभावित रूप से अज्ञात खतरों से बच सकते हैं। ठीक उसी समय राघव ने एक अशांति महसूस की। उनकी हृदय नेत्र शक्ति अनजाने में उनके आसपास फैल गई, उनके शरीर के केंद्र में कई हजार फीट के क्षेत्र को कवर करते हुए। वास्तव में पिछले 5 वर्षों में इस बेड़े को कम नुकसान का कारण काफी हद तक उनकी हृदय नेत्र शक्ति थी। उनकी संवेदी सीमा एक स्वर्ण मूल मास्टर से भी अधिक थी। आमतौर पर दुश्मन बेड़े के करीब आने से पहले ही उन्होंने उनकी उपस्थिति का पता लगा लिया था, जिससे उन्हें सावधानी बरतने की अनुमति मिली। समुद्र के जानवरों को पता चले बिना उन्हें पहले ही समाप्त कर दिया गया था। इससे बहुत अधिक खतरों से बचा गया। अब कोई अंतर नहीं था। उन्होंने आगे एक सुनसान द्वीप पर छिपे हुए साधकों के एक समूह को महसूस किया। 3 स्वर्ण मूल मध्य चरण साधक, 150 आधार निर्माण साधक, और इन साधकों से निकलने वाली वाइब्स को देखते हुए हर एक पिछले गलत कामों से परेशान है। स्पष्ट रूप से वे कानून विरोधी हैं, जो बिना पलक झपकाए मारते हैं। क्या ये लोग हमारे बेड़े पर घात लगाने की योजना बना रहे हैं? राघव ने अपनी आंखें सनकरी की। उन्होंने देखा कि एक संरचना ने सुनसान द्वीप को छिपा दिया था, इसकी ऊर्जा को छुपाते हुए, और बाहरी लोगों को ऐसा दिखाई देता था मानो कुछ भी नहीं है। जब वे करीब आएंगे तो दुश्मन क्रूरता से और बिना दया के हमला करेंगे। कांगलान सागर में कई साधक ऐसे जाल में फंस गए थे, जिसके परिणामस्वरूप समय से पहले मृत्यु हो गई। सच कहूं तो वह इन स्थितियों से काफी परिचित थे। जैसे जैसे वे वुजी गठबंधन के क्षेत्र के करीब पहुंचे, उनका सामना अधिक से अधिक कानून विरोधियों से हुआ। शायद इसलिए क्योंकि यह साधकों की गतिविधि क्षेत्र के करीब था, इसलिए अधिक कानून विरोधी दिखाई देने लगे। पिछले 6 महीनों में वह नहीं जानते थे कि उन्होंने कितने कानून विरोधियों को मार डाला। बेशक सामान्य साधक इस विशाल बेड़े के पास नहीं आते थे और इसे पहले से ही टाल देते थे। केवल कुछ साहसी और शक्तिशाली कानून विरोधी ही उन पर हमला करने की हिम्मत करते थे। निस्संदेह छिपे हुए साधकों का ये समूह उनमें से था। ये सोचकर राघव ने लेंग युएक्सी, लिन याजू और शेन बिकियान, 3 स्वर्ण मूल महिला साधकों को सूचित करने के लिए अपनी दिव्य चेतना संचारित की। क्या कानून विरोधियों का एक और झुंड हमें निशाना बना रहा है? पिछले 6 महीनों में कानून विरोधी क्यों बढ़ते जा रहे हैं?